हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शुक्ला आपका कॉमर्स एजुकेटर निर्माण जीएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने अकाउंट की सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे और उसमें अपन जानेंगे साझेदारी फर्मों का समापन। अभी तक जो अपन ने साझेदारी में पढ़ा, तो साझेदारी में अपन मुख्य रूप से पढ़े साझेदारी क्या होती है, साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है, साझेदारी में अवकाश ग्रहण या मृत्यु क्या होता है। आज अपन फाइनली पहुंच चुके हैं साझेदारी फर्मों के समापन में। यानी अभी तक जो अपन अध्ययन कर रहे थे साझेदारी में, वो अध्ययन अपन कर रहे थे कि साझेदारी किस प्रकार से बनाई जाती है, साझेदारी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। आज अपन अध्ययन करेंगे कि साझेदारी का विघटन किस प्रकार से होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना, कि अपन किस प्रकार से साझेदारी को बंद कर सकते हैं। अभी तक अपन ने निर्माण पढ़ा, तो निर्माण में क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है। किसी भी कार्य का यदि आप निर्माण करते हैं तो निर्माण करने में बहुत अधिक समय क्या करता है, लगता है। लेकिन जब किसी जो कार्य हो गया है उसको निपटाना हो तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, निपट जाता है। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, कोई घर यदि आपको बनाना हो तो बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन यदि उसको विध्वंस करना हो तो एक मशीन आएगी, कुछ समय में क्या कर देगी, आपको उसको विध्वंस कर देगी। तो आज अपन साझेदारी फर्मों के विघटन के विषय में जानेंगे कि साझेदारी फर्मों का विघटन क्या होता है, इसका अपन अध्ययन मुख्य रूप से क्यों करते हैं। तो देखिए, साझेदारी फर्मों के विघटन में सबसे पहले अपन समझेंगे कि साझेदारी का विघटन क्या होता है। जब तक हमको साझेदारी का विघटन समझ में नहीं आएगा, तब तक अपन साझेदारी फर्मों का विघटन समझ नहीं सकते। तो अपन पहले समझेंगे कि साझेदारी के विघटन का क्या अर्थ होता है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, इस चीज़ को पहले अपन समझते हैं। उसके बाद अपन समझेंगे साझेदारी फर्म का विघटन। देखिए होता क्या है, जो साझेदारी का विघटन होता है, साझेदारी का विघटन किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन की मैंने आप लोगों को 5 दशाएं बताई थी। पहली दशा बताई थी कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। दूसरा मैंने बताया था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश में। दूसरा, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले। चौथा, साझेदार के मृत्यु पर। और पांचवा, जब एक फर्म दूसरी फर्म में क्या हो जाए, मिल जाए या विलय हो जाए। इन 5 परिस्थितियों में क्या होता है, फर्म का विघटन होता है। क्या होता है, साझेदारी का विघटन होता है। फर्म के विघटन की बात नहीं हो रही, सॉरी। साझेदारी का विघटन 5 परिस्थितियों में होता है। यानी साझेदारी के विघटन में आपकी जो फर्म होती है वो बंद नहीं होती, फर्म निरंतर चलती रहती है। बंद केवल होती है आपके साझेदारी समझौते में परिवर्तन आता है। देखिए, मैं यदि इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में 10 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है, 10 नंबर का रहता है। यानी इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। और इस चैप्टर में 10 नंबर से 1 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर वाले इसमें आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इतने से सिंपल चैप्टर आपको पढ़ने के लिए अकाउंटिंग में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि साझेदारी के विघटन का क्या अर्थ होता है। तो साझेदारी के विघटन से आशय यह है कि जब साझेदारों के परिवर्तन होता है, साझेदारी का पुनर्गठन होता है, तो वहाँ क्या होता है, साझेदारी का विघटन होता है। किसका विघटन होता है, साझेदारी का विघटन होता है। इसमें जो आपकी फर्म होती है वो फर्म निरंतर चलती रहती है, फर्म में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, अब अपन समझते हैं फर्म के विघटन का क्या अर्थ होता है। अभी तक अपन जाना कि साझेदारी का विघटन क्या होता है, अब अपन समझते हैं कि फर्म का विघटन क्या होता है। तो फर्म के विघटन में आप लोगों को बता दूं कि फर्म के विघटन के समय जो आपकी फर्म होती है वो हमेशा के लिए बंद हो जाती है। फर्म आपकी आगे कार्य संचालित नहीं करती, क्योंकि फर्म पूर्णतः क्या हो जाती है, बंद हो जाती है।
और फर्म के विघटन होने पर जो भी उसकी संपत्तियां रहती हैं उन संपत्तियों को बेचने के बाद दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि फर्म अपना कार्य आगे संचालित नहीं करेगी। ठीक है ना। तो साझेदारी के विघटन और दूसरा पॉइंट मैंने बताया किसका, साझेदारी फर्म का विघटन। इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में क्या अंतर होता है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण डिफरेंस हैं, अंतर है जिसके कारण दोनों में परिवर्तन आता है। तो इसका अपन अध्ययन करते हैं कि इसमें कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। अब अंतर के विषय में अपन जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन समझेंगे संबंधों में परिवर्तन। संबंधों में परिवर्तन क्या होता है, इस चीज़ को पहले अपन जान लेते हैं कि संबंधों में परिवर्तन क्या होता है। क्या होता है, जब भी आपकी फर्म की विघटन होगा, जब भी फर्म का विघटन होगा, फर्म के विघटन में जो आपकी साझेदारी है वो आगे संचालित नहीं रहेगी। साझेदारी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन साझेदारी के विघटन में आपकी जो फर्म होती है वो आगे भी संचालित रहती है, केवल और केवल इनके संबंधों में परिवर्तन आता है। बात समझ में आ गई ना। तो संबंधों में परिवर्तन का मतलब हुआ कि फर्म के विघटन में आगे कोई भी संबंध संचालित नहीं होते, फर्म पूरी तरह से क्या हो जाती है, आपकी बंद हो जाती है। ठीक है। लेकिन साझेदारी के विघटन में आपकी साझेदारी समाप्त होती है, ना कि साझेदारी फर्म समाप्त होती है। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो सकता है, किसी साझेदार का प्रवेश हो सकता है, ऐसा। इसके बाद अपन दूसरा पॉइंट समझते हैं इसमें, व्यवसाय का चालू रहना। अब देखिए व्यवसाय का चालू रहना कैसे। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को कि जब भी साझेदारी का विघटन होगा तो व्यवसाय आगे चालू रहता है, क्योंकि साझेदारी के विघटन में आपकी फर्म बंद नहीं होती है। लेकिन जब भी साझेदारी फर्म का विघटन होता है, साझेदारी फर्म के विघटन में व्यवसाय आगे चालू नहीं रहता है, व्यवसाय हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दो अंतर महत्वपूर्ण मैंने आप लोगों को बताए। पहला अंतर बताया संबंधों में परिवर्तन। ठीक है ना। इसमें संबंधों में क्या होता है, साझेदारी के विघटन में संबंधों में परिवर्तन होता है, लेकिन फर्म के विघटन में संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं है, फर्म हमेशा के लिए क्या हो जाती है, आपकी बंद हो जाती है। इसके बाद अपन समझते हैं इसका प्रभाव। प्रभाव क्या होता है साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में। तो इसका प्रभाव क्या होता है, जब भी आपकी साझेदारी में परिवर्तन होता है, साझेदारी में परिवर्तन होने पर आपकी फर्म आगे संचालित रहती है, फर्म आपकी बंद नहीं होती है। लेकिन जब भी साझेदारी फर्म का विघटन होता है, फर्म के विघटन में आपकी फर्म हमेशा के लिए बंद हो जाती है, और फर्म को बंद होने के बाद जो भी आपकी संपत्तियां होती हैं, उन संपत्तियों को बेचने के बाद हम किसका भुगतान कर देते हैं, दायित्वों का भुगतान कर देते हैं। तो 3 पॉइंट अपन ने समझा अभी तक, संबंधों में परिवर्तन, संबंधों में परिवर्तन, दूसरा व्यवसाय का चालू रहना, तीसरा अपन ने प्रभाव। चौथे नंबर में इसमें अंतर में आता है लेखा पुस्तकों का बंद होना। लेखा पुस्तकों के बंद होने पे जब भी साझेदारी का विघटन होता है, साझेदारी के विघटन में लेखा पुस्तकें बंद तो होती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए बंद नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें व्यवसाय हमारा आगे संचालित रहता है, आगे भी अपन क्या करते रहते हैं, उसमें लेखांकन करते रहते हैं। लेकिन जब भी साझेदारी फर्म का विघटन होता है, साझेदारी फर्म के विघटन में हमारी जो पुस्तक है हमेशा के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद उसमें कोई भी लेखांकन कार्य नहीं होता है। ठीक है। तो ये होता है महत्वपूर्ण अंतर। इसके बाद 5वां पॉइंट है इसमें प्रकृति। इसमें कौन सी प्रकृति होती है, ये जो साझेदारी का विघटन होता है, साझेदारी के विघटन की यदि मैं बात करूं, ये ऐच्छिक होती है। क्या होती है, ऐच्छिक होती है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो साझेदारी फर्म का विघटन होता है वो क्या होता है, अनिवार्य रूप से होता है। ये जब भी फर्म का विघटन होगा तो अनिवार्य रूप से आपको सारी संपत्तियां बेच के दायित्वों का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये मूल रूप से अंतर होते हैं, जिसमें
साझेदारी फर्म के विघटन में। 2 पॉइंट अपन ने समझे, पुनः एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया कि साझेदारी के विघटन का अर्थ क्या होता है। साझेदारी के विघटन मैंने आप लोगों को बताया कि फर्म जो होती है आगे व्यवसाय संचालित रहती हैं केवल और केवल साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन होता है, साझेदारों के संलेख में परिवर्तन होता है। लेकिन जब भी साझेदारी फर्म का विघटन होगा, साझेदारी फर्म के विघटन में आपकी फर्म हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और आपकी फर्म आगे व्यवसाय को संचालित नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद अपन ने इन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर समझा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको आप लोग याद ही कर लें कि साझेदारी फर्म के विघटन में क्या अंतर और फर्म के विघटन में क्या अंतर होता है। यानी साझेदारी में कौन कौन से अंतर महत्वपूर्ण पाए जाते हैं और फर्म के विघटन में कौन से अंतर बनते हैं। दोनों के बीच अंतर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों में अपन ने अंतर समझे, 3 पॉइंटों का अपन अभी अध्ययन किया। चौथे पॉइंट में अपन समझेंगे साझेदारी के विघटन की परिस्थितियां। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में आपकी साझेदारी का विघटन होता है। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में साझेदारी का विघटन होता है, ना कि साझेदारी फर्म का विघटन होता है। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं, उसमें से मूल रूप से मैंने आप लोगों को बताया साझेदारी का पुनर्गठन। जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है, साझेदारी के पुनर्गठन में ही आपका क्या हो जाता है, साझेदारी का विघटन हो जाता है। तो पहला मूल रूप से जो आपका पॉइंट बनेगा इसमें, वह बनेगा इसमें कोई पुराने साझेदारों के बीच लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है, किसी नए साझेदार के प्रवेश होने पर। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय। चौथा पॉइंट आपका बन सकता है कि कोई फर्म जब दूसरी फर्म में क्या हो गई हो, मिल गई हो। पांचवा पॉइंट आपका बन सकता है कोई साझेदार क्या हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दिवालिया का मतलब आप लोग समझते होंगे, दिवालिया का मतलब होता है जब किसी साझेदार के दायित्व अधिक होते हैं और उसकी संपत्तियां क्या होती हैं, कम होती हैं। यानी वह संपत्तियों को बेचकर भी दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकता। ऐसी दशा में न्यायालय के द्वारा उसे क्या घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। और इसके बाद जब कोई साझेदार असमर्थ हो, सही तरीके से कार्य करने में कुशल ना हो, तब भी क्या हो सकता है, साझेदारी का विघटन हो सकता है। तो मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया कि साझेदारी का विघटन कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है। ठीक है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको पुनः कि साझेदारी का विघटन कौन कौन सी परिस्थितियों में होता है। पहली स्थिति मैंने आप लोगों को बताई कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। दूसरी स्थिति किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय। तीसरी स्थिति किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। चौथी कोई साझेदार की मृत्यु हो जाए। इसके बाद कोई साझेदार दिवालिया घोषित कर दिया जाए। तो इन सब परिस्थितियों में क्या होता है, आपके साझेदारी का समापन होता है। किसका समापन होता है, साझेदारी का समापन या साझेदारी का विघटन होता है। तो इन परिस्थितियों का अपन ने अध्ययन किया। तो मूल रूप से अपन ने 4 चीज़ों का अपन ने अध्ययन किया। पहला अपन ने समझा साझेदारी के विघटन का अर्थ क्या होता है। दूसरे पॉइंट में अपन ने समझा कि फर्म के विघटन का अर्थ क्या होता है, इसके बीच दोनों के बीच अंतर, इन दोनों के बीच क्या अंतर पाया जाता है, इस अंतर को अपन ने जाना। इसके बाद चौथे स्टेप में अपन ने अध्ययन किया कि साझेदारी के विघटन की कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं। ये 4 पॉइंट मूल रूप से अपन अध्ययन कर चुके हैं और 5वें पॉइंट पर अपन अध्ययन करेंगे अब कि साझेदारी फर्म के विघटन की रीतियां कौन कौन सी होती हैं। यानी फर्म कौन कौन सी परिस्थितियों में हमेशा के लिए क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। तो इन परिस्थितियों का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब देखिए वो परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं, उन परिस्थितियों को अपन समझते हैं। तो उन परिस्थितियों में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है उन परिस्थितियों में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका समझौते द्वारा समापन।
समझौते द्वारा समापन। ये इसमें आपकी धारा लगती है भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 42 डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट यानी समझौते द्वारा समापन। अब ये समझौते द्वारा समापन क्या होता है, इस चीज़ को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझौते द्वारा समापन का मतलब है जिस प्रकार से हमारी साझेदारी का जब जन्म होता है, जब हम साझेदारी व्यापार को संचालित करते हैं या चालू करते हैं, तो चालू करते समय साझेदारों के मध्य एक आपसी समझौता होता है और आपसी समझौते के बाद क्या करते हैं, पर साझेदारी व्यापार को संचालित करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम आपस में एक समझौता कर लें, सारे साझेदार आपस में क्या कर लें, एक समझौता कर लें और समझौता करके क्या करें, अपनी फर्म को बंद कर दें। यदि एग्जाम्पल के रूप में यदि आपसे मैं बात करूं कि मान लीजिए 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। जब इन्होंने अपनी फर्म को संचालित किया तो फर्म को संचालित करने पर इन तीनों का एग्रीमेंट हुआ, मतलब इन तीनों के बीच एक सहमति रही होगी। अब ये चाह रहे तीनों साझेदार कि अब फर्म को बंद कर दिया जाए, अब फर्म हमको आगे संचालित करने की इच्छा नहीं है। तो ऐसी दशा में ये तीनों साझेदार एक होकर उस फर्म को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसे बोला जाता है अपन समझौते द्वारा समापन या ठहराव द्वारा समापन। तो पहली परिस्थिति मैंने आपको बताई कि समझौते द्वारा समापन, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सेक्शन 42 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट होता है आपका अनिवार्य समापन। दूसरे पॉइंट में अपन जानेंगे अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन या कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं अपन। अनिवार्य समापन ये आपकी आएगा धारा 41 तो अनिवार्य समापन किस धारा के अंतर्गत आता है आपका, धारा 41 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 41 के अंतर्गत आता है। अनिवार्य समापन कौन कौन सी परिस्थितियों में होगा, उन परिस्थितियों को ध्यान समझिएगा। पहली परिस्थिति होती है जब कोई साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाएं। एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाएं। आई बात समझ में। आप ऐसे समझ सकते हो एग्जाम्पल के रूप में, इसमें पहला कारण मैंने बताया, मान लीजिए 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। ये तीनों साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए गए। दिवालिया घोषित करने का मतलब है न्यायालय ने इनकी संपत्तियों को बेचकर दायित्व का भुगतान कर दिया और संपत्तियां इनकी कम पड़ गई दायित्व के भुगतान करने के लिए। तो ऐसी दशा में इनको क्या घोषित कर दिया जाएगा, दिवालिया, इंसॉल्वेंट। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपकी फर्म अनिवार्य रूप से बंद हो जाएगी। या फिर एक को छोड़कर एक को छोड़ भी दे, ये दोनों साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, तब भी क्या हो जाएगी, आपकी फर्म अनिवार्य रूप से बंद हो जाएगी। तो पहला पॉइंट इसमें बताया कि एक को छोड़कर या सभी साझेदार क्या घोषित हो जाएं, दिवालिया घोषित हो जाएं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको यहां बताया, एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है ना। ये सभी साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अनिवार्य रूप से आपकी फर्म बंद हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका, फर्म आपकी अवैधानिक घोषित कर दी जाए। अवैधानिक या इल्लीगल। अवैधानिक व्यापार क्या होता है, अवैधानिक व्यापार का मतलब है कि आप कोई ऐसे व्यापार का संचालन कर रहे थे जिसकी अनुमति आपने सरकार से नहीं ली रखी थी। कुछ ऐसे व्यापार होते हैं जिनकी करने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है,
तो आप ऐसी कंडीशन में अवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे, या आपकी फर्म क्या घोषित कर दी जाएगी, अवैधानिक घोषित कर दी जाएगी। यानी अवैधानिक व्यापार क्या हो जाएगा, होने पर आपको अनिवार्य रूप से फर्म बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे थे जो सरकार की नज़र में सही नहीं था, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अनिवार्य रूप से फर्म का समापन हो जाता है। तो अनिवार्य रूप से समापन मैंने दो कारण बताए। पहला कारण मैंने आप लोगों को बताया, एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए, या फिर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए। दूसरा पॉइंट, अवैधानिक व्यापार होने पर, या आप किसी ऐसे व्यापार का संचालन कर रहे थे जो व्यापार क्या है, अवैधानिक है, तो ऐसी कंडीशन भी क्या हो जाएगा, आपका फर्म बंद हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है साझेदारी फर्म के विघटन में। तीसरा पॉइंट आपका आता है सूचना द्वारा समापन। सूचना द्वारा समापन, रेजोल्यूशन बाय इंफॉर्मेशन। सूचना द्वारा समापन क्या होता है, इस चीज़ को अपन समझते हैं कि सूचना द्वारा समापन क्या होता है। यदि साझेदारी ऐच्छिक है, ऐच्छिक का मतलब कि सभी साझेदारों की इच्छा के अनुसार है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि कोई भी एक साझेदार एक विशेष सूचना देकर फर्म के विघटन का आदेश जारी कर सकता है। तो सूचना द्वारा समापन का मतलब यहाँ ये होता है, जब भी साझेदारी फर्म ऐच्छिक होती है तो ऐच्छिक साझेदारी फर्म की दशा में यदि वह साझेदार चाहता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 3 कारण अभी मूल रूप से बताया कि साझेदारी फर्म का विघटन कौन कौन से कारण से हो सकता है। पहला मैंने बताया समझौते द्वारा समापन, धारा 42। दूसरा मैंने बताया अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन में मूल रूप से 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए। दूसरा, आपका जो व्यापार है वो क्या हो, अवैधानिक व्यापार घोषित हो जाए। तो इन 2 कारणों से क्या हो जाएगा, आपकी जो फर्म है अनिवार्य रूप से बंद हो जाएगी। इसके बाद हमने तीसरा पॉइंट बताया सूचना द्वारा समापन। सूचना द्वारा समापन क्या होता है, जब साझेदारी ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक साझेदारी होने की दशा में कोई भी एक साझेदार वह एक उचित सूचना देकर सभी साझेदारों को अपनी फर्म को बंद करा सकता है, और ये आता है आपका धारा 43 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगी, आपकी फर्म बंद हो जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट आपका आता है इस पे, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर आकस्मिक घटनाएं क्या होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो अचानक से क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए, जिनके विषय में हमको पहले से कोई जानकारी ना हो, अनिश्चित घटनाएं जिनके विषय में हमको ज्ञान ना हो। तो आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर भी क्या हो सकती है, आपकी साझेदारी फर्म बंद हो सकती है। वो आकस्मिक घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे पहले अपन समझे किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। मान लीजिए किसी फर्म में 2 साझेदार हैं, ए और बी, और बी की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ए अकेले उस फर्म को संचालित नहीं कर सकता है। तो किसी साझेदार की मृत्यु होने पर क्या हो सकती है, आपकी फर्म बंद हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है किसी साझेदार की दिवालिया घोषित होने पर। कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो गया हो न्यायालय के द्वारा, तो ऐसी कंडीशन भी क्या हो जाती है, आपकी फर्म आकस्मिक घटनाओं के कारण क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसके बाद किसी निश्चित समय अवधि के लिए व्यापार संचालित किया गया हो। हमने जब व्यापार का संचालन किया हो एक निश्चित अवधि के लिए किया हो, और वह अवधि क्या हो गई हो, पूर्ण हो गई हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमको फर्म को बंद करना पड़ेगा। इसके बाद होता है आपका अगला पॉइंट कि निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए, हमने किसी कार्य को पूरा करने के लिए साझेदारी संचालित किया। जैसे हमने पुल बनाने के लिए साझेदारी संचालित किया, अब पुल बनकर तैयार हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी साझेदारी टूट जाएगी, ठीक है ना। तब भी हमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो हमने मूल रूप से 4 चीज़ों का अध्ययन किया, समझौते द्वारा समापन,
अनिवार्य समापन, सूचना द्वारा समापन, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर। आकस्मिक घटनाओं घटित होने पर मैंने आप लोगों को मूल रूप से सही पॉइंट बता दिए, कौन कौन से कारण ऐसे होते हैं जिस कारण से क्या होता है, आपका फर्म बंद हो सकती है। ये आपकी आता है धारा 42, ये भी आपके धारा 42 में ही अध्ययन किया जाता है। इसके बाद होता है आपका 5वां नंबर पॉइंट, और 5वां नंबर पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे अकेले क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है आपका न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। न्यायालय द्वारा फर्म का समापन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है। तो न्यायालय द्वारा समापन क्या होता है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं कि भाई कोर्ट कौन कौन सी परिस्थितियों में हमारे फर्म को बंद करा सकती है। कोर्ट के पास कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हमारे फर्म में उत्पन्न हो जाए कि कोर्ट हमारी फर्म का कर दे, बंद करा दे। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं, जिन स्थितियों के कारण क्या हो सकती है, हमारी फर्म बंद हो सकती है। पहला हो सकता है साझेदार का पागल होना। कोई साझेदार क्या हो गया हो, पागल हो गया हो, ठीक है ना। पागल होने के कई कारण हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, बाई कोर्ट के द्वारा हमारी फर्म को बंद किया जा सकता है। तो पहला कारण मैंने क्या बताया कि साझेदार का क्या हो जाना, पागल हो जाना, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको आगे मेंशन कर देता हूँ, इसको रब करके। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि साझेदार का पागल होना। साझेदार का पागल होना, ये न्यायालय द्वारा समापन होने की स्थितियां हैं कि न्यायालय द्वारा समापन कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है। तो पहला पॉइंट हुआ आपका कि कोई साझेदार क्या हो जाए, पागल हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपको फर्म बंद हो जाएगी न्यायालय के द्वारा। इसके बाद अगला पॉइंट होता है साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने पर। साझेदार का स्थायी रूप से क्या होने पर, अयोग्य घोषित होने पर। अयोग्य घोषित होने पर, जब कोई साझेदार क्या घोषित कर दिया गया न्यायालय के द्वारा, अयोग्य। अयोग्य मतलब यह व्यक्ति आपकी फर्म में काम नहीं कर सकता, ये अयोग्य है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन भी क्या हो सकता है, कोर्ट के द्वारा आपकी फर्म के समापन का आदेश दिया जा सकता है। तो मैंने 2 पॉइंट मूल रूप से बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया साझेदारी का पागल होना, दूसरा अयोग्य घोषित होने पर। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका हो सकता है साझेदार के दूराकरण के कारण। तीसरा पॉइंट हो सकता है साझेदार के दुराचरण के कारण। कोई साझेदार फर्म में ऐसा हो जो दुराचारी हो, ठीक है ना, उसने कोई ऐसा केस कर दिया हो जिसके कारण क्या हो सकती है, न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश दिया जा सकता है। तो मूल रूप से मैंने 3 कारण बताए। पहला बताया साझेदार का पागल हो जाना, दूसरा कोई साझेदार अयोग्य घोषित हो गया हो, तीसरा पॉइंट साझेदार के दुराचरण के कारण। इसके बाद चौथा पॉइंट होता है आपका, चौथे नंबर पॉइंट पे साझेदारों के समझौता भंग होने पर। जब साझेदारी व्यवसाय में समझौते के विपरीत कार्य हो रहा हो, यानी जो अपन ने साझेदारी संलेख में लिखा है उसका पालन न किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी के समझौते के भंग होने पर हम फर्म के समापन का आदेश दे सकते हैं। तो इसके बाद अगला पॉइंट है समझौते के विपरीत कार्य करने पर। समझौते के विपरीत कार्य करने पर, यदि समझौते के विपरीत कार्य होता है तो समझौते के विपरीत कार्य करने पर भी क्या हो जाएगी, हमारी फर्म समाप्त हो जाएगी। इसके बाद और बहुत सारे पॉइंट हैं कि न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश किस प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे किसी साझेदार का हित हस्तांतरण। हित हस्तांतरण का मतलब होता है कि साझेदार के भाग का हस्तांतरण होने पर कोई साझेदार अपने किसी बच्चे को अपना हित देना चाहता हो,
जो कि साझेदारी में पॉसिबल नहीं है। साझेदारी व्यवसाय में हित का हस्तांतरण सभी साझेदार की सहमति पर हो सकता है। यदि कोई भी साझेदार सहमत नहीं है तो हित का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। यानी कोई यदि साझेदार चाहे कि हम फर्म छोड़कर चले जाएं और उसके बदले हमारे बेटा काम करे तो ऐसा संभव नहीं। इसमें सभी साझेदारों की सहमति का होना आवश्यक है। तो हित हस्तांतरण होने पर भी क्या हो सकती है, न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश दिया जा सकता है। हित हस्तांतरण होने पर तो तब भी क्या किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश दिया जा सकता है। तो अपन ने मूल रूप से जो जिन चीज़ों को अपन ने अध्ययन किया उसको अपन पुनः एक बार रिकॉल करते हैं। पहला मैंने आप लोगों को बताया कि साझेदारी का विघटन क्या होता है। साझेदारी के विघटन के बाद अपन ने जाना कि साझेदारी फर्म का विघटन क्या होता है। इसके बाद अपन ने जाना कि साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर क्या क्या पाए जाते हैं। इसके बाद अपन ने जाना कि साझेदारी का विघटन कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है, और इसके बाद अपन ने जाना कि साझेदारी फर्म का विघटन कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है। तो साझेदारी फर्म का विघटन में आप लोगों को बताया समझौते द्वारा समापन, जब आपस में समझौता हो जाए साझेदारों के मध्य। दूसरा अनिवार्य रूप से समापन, एक को छोड़कर सभी साझेदार क्या हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए या व्यवसाय हमारा क्या हो जाए, अवैधानिक घोषित कर दिया जाए। इसके बाद तीसरा है सूचना द्वारा समापन, एक इंफॉर्मेशन दी जाए कोर्ट के द्वारा एक साझेदार के द्वारा, साझेदारी ऐच्छिक होने पर तब भी क्या हो सकता है, आपकी फर्म बंद हो सकती है। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर ऐसी कंडीशन में भी न्यायालय द्वारा मतलब फर्म की समापन किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। न्यायालय द्वारा फर्म का समापन मैंने कौन कौन सी परिस्थितियां बताई। पहला बताया साझेदार का पागल हो जाना, दूसरा अयोग्य घोषित होने पर, तीसरा साझेदार के दुराचरण के कारण, इसके बाद चौथा समझौते के विपरीत कार्य करने पर, और पांचवा हित हस्तांतरण होने पर। तो मूल रूप से अपन ने साझेदारी की बेसिक थ्योरी के विषय में अपन ने जाना कि साझेदारी के फर्म के विघटन पे मूल रूप से कौन कौन सी चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। इससे दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मैंने बताया कि साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद दूसरा है कि न्यायालय द्वारा फर्म का समापन कौन कौन सी परिस्थितियों में किया जा सकता है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद अपन ने जाना कि साझेदारी फर्म का समापन कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है और साझेदारी का समापन कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है, इसका भी आप लोगों को अध्ययन करना है। आज मूल रूप से अपन इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में अपन इसकी कहानी को और आगे बढ़ाएंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं फर्म के विघटन पर, किस प्रकार से इसका निपटारा किया जाता है, वसूली खाता किस प्रकार से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसका अपन अध्ययन अगली क्लास पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन अगली क्लास पे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बाय।